पाकिस्तान में इलेक्शन इस वक्त उरूज पर है। अब सिर्फ इलेक्शन में 36 घंटे बाकी हैं और 8 तारीख को नुमाइंदे मुंतखब करेगी जो हुकूमत बनाएंगे और किसी को वजीर आजम बनाएंगे। कमाल ये है कि पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस पे वोट मांग रही है और तहरीक इंसाफ हमदर्दी का वोट गैदर करने की कोशिश कर रही है। आज का मेरा वीलॉग उन लोगों के लिए नहीं है जो झूठ सुनना चाहते हैं। ये वीलॉग उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो थंबनेल पे अगले 48 अहम घंटे, चीफ का नोटिस, जज का बड़ा ऐलान, इस टाइप की बातें सुनने की जिनको आदत है। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो मुसलसल इस तरह की झूठी वीडियो देखते हैं और उसके बाद दोबारा उनको सुनते हैं। मेरा ख्याल ये है कि किसी भी शख्स की एक वीडियो झूठी होने के बाद उसको दोबारा नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ कमाल है, लोग पॉलिटिक्स में इस तरह की वीडियो को ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें झूठा थंबनेल हो और झूठी बातें हो। वो रोजाना 48 घंटे के दावे करते हैं, वो रोजाना ऐलान करते हैं कि फलाने ने भागने की तैयारी कर ली है, वो रोजाना ऐलान करते हैं कि जज जो है वो इमरान खान को राह कराने पहुंच गया है और लोग यकीन करके वो वीडियो खोलते हैं और दूसरे दिन फिर दोबारा इसी तरह की बातों को देखते हैं और फिर दोबारा यकीन कर लेते हैं। बहरहाल आज हम पाकिस्तान के इलेक्शन के माहौल पे कुछ बात करते हैं अपने अंदाज में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इस वक्त इलेक्शन के मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं, लेकिन एक तीसरी जमात और भी है जिसके तमाम उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनसे उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था और उसके उम्मीदवार जो हैं अब वो मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल्स पे लड़ रहे हैं और उनकी हैसियत जो है वो आजाद उम्मीदवार की है। लेकिन बहरहाल वो मैदान में मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कहलाते हैं। और यही वो पॉइंट है जो इस इलेक्शन को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और शायद ट्रिकी भी। पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में इस इलेक्शन से ज्यादा ट्रिकी इलेक्शन कोई नहीं हुए होंगे। ये एक हैरत अंगेज इलेक्शन है। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को यकीन है कि उनकी हुकूमत बनेगी और दूसरे लोगों को भी ये ख्याल है कि हुकूमत इनकी ही बनेगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर यकीन है कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा और उनका ये यकीन जो है मैं उसको बिल्कुल बाय करता हूं। ये इंतहाई संजीदा है। बहुत सारे जज्बाती लोगों का ख्याल है कि अगला वजीर आजम इमरान खान होगा। टेक्निकली ये नामुमकिन है क्योंकि इस इलेक्शन में जो लोग मुंतखब होंगे वजीर आजम उनमें से ही सिलेक्ट होगा। इमरान खान को अगर वजीर आजम बनाना भी होगा तो एक कानूनी लड़ाई होगी, उसको बाहर आना होगा, फिर किसी जमनी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना होगा। पहले जमनी सीट खाली होगी, उसका प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, फिर वोट होगा। और इस तरह से अगर 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की तमाम सीटें जीत जाती है, तब भी खास साहब 8 तारीख के इलेक्शन से वजीर आजम नहीं बनने वाले। उनको बहरहाल पहले अदालती मामला तय करने होंगे और उसके बाद जमनी इलेक्शन भी लड़ना होगा। पाकिस्तान का कानून तो यही कहता है। तो होने क्या जा रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बार सिंध का मैदान बज़ाहिर ओपन छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में यकीन है कि अंदरून सिंध उनकी सीटें कन्फर्म है, कहीं नहीं जाने वाली। जबकि कराची में मुर्तजा वहाब के मेयर बनने के बाद पीपल्स पार्टी को यह उम्मीद जागी है कि अब वो सिंध में कराची को भी सिक्योर कर सकती है और कर जाएगी और यहां में अच्छी खासी सीटें उठा सकती है। और यकीनन अगर उसने कराची से सीटें उठा ली, जो उठा सकती है, तो उसके पास बहुत अच्छी तादाद में कौमी असम्बली की सीटें हो जाएंगी। जबकि साउथ पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी की कुछ ना कुछ सीटें निकलने वाली हैं और उसके बाद फिर जोड़ तोड़ के जरिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंपेन का एक और रुख भी है। उनकी अगर कंपेन को गौर से देखा जाए तो वो एंटी PMLN और प्रो PTI है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ललकारा है, उनके ऊपर हमला किया है, लेकिन हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर का मुजाहरा किया है। खास आपको मिलने वाली सजाओं के ऊपर तहफ्फुज़ का इजहार किया है और यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के सामने एक अल्टरनेट के तौर पे पेश किया है। यकीनन एक ऐसा शख्स बनने की कोशिश की है जिसके दिल में इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ वालों के लिए हमदर्दी है। वो इससे क्या गेन करना चाहते हैं या क्या गेन कर सकते हैं ये तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। लेकिन टेक्निकली देखा जाए और पॉलिटिकली देखा जाए
تو بظاہر یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ دو طرح کے ووٹ تھے، ایک بھٹو کا اور ایک اینٹی بھٹو۔ اب پنجاب میں پیپلز پارٹی کی وہ صحت تو نہیں ہے، لیکن اب پنجاب میں دو ووٹ ہیں، ایک عمران خان کا ووٹ ہے اور ایک اینٹی عمران خان ووٹ ہے۔ اینٹی عمران خان ووٹ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو جانے والا ہے، اور عمران خان کے ووٹر کے پاس آپشن ہے، وہ شاید کچھ اگر مگر یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے اگر وہ آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے آپ کو بطور آلٹرنیٹ پیش کیا ہے۔ اچھی اسٹریٹجی ہے میرے خیال میں۔ میاں صاحب ہر جگہ اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے موٹر ویز بنائی، بم دھماکے کیے، وہ 9 مئی والے ہیں، وہ 8 مئی والے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہر شہر میں جا کے وعدہ کر رہے ہیں ایک ایئرپورٹ، 2 موٹر وے وغیرہ وغیرہ، باقی تو آپ کو پتا ہے لیپ ٹاپ وغیرہ۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے نواز شریف صاحب نے حیرت انگیز طور پہ پیپلز پارٹی کے اوپر بہت کم تنقید کی ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو کی جو تقریریں ہیں ان کے بارے میں ایسا جواب نہیں آیا جیسا آنا چاہیے تھا۔ نواز شریف نے اپنی ساری طاقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف تقریریں کرتے گزاری ہے، خان صاحب کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے گزاری ہے، یا اپنی پرفارمنس بتائی ہے، یا وہ آکے کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس طرح سے اگنور کیا ہے جیسے پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک اچھی پوزیشن میں ہے، پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی اتنی سیٹیں موجود ہیں کہ صرف وہاں سے ایک ہیوی مارجن لینے والا پاکستان میں حکومت بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہاں میں آگے جاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرنے والی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو 2018 میں لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری تھی، ٹھیک ہے اس کے پاس سادہ میجورٹی نہیں تھی لیکن لارجسٹ پارٹی تھی، اور اس نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اپنے نمبر پورے کر کے وزیر اعظم بنایا تھا، اور اس بار ان کو یقین تھا کہ اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی تو وہ 2/3 اکثریت کنفرم کر لیتے۔ بہرحال یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، وہ کتنے صحیح ہیں کتنے صحیح نہیں ہیں میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ الیکشن ڈے کو پتہ چلتا کہ ان کے جو یہ خیالات ہیں وہ کتنے درست ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ لوگ ہیں، وہ نئے ووٹر ہیں جو 2018 کے بعد اس ووٹنگ سسٹم میں آئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی فگر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹارگٹ جو ہے وہ 25، 30، 35 سال کے لوگ ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں زیادہ تر آنکھ کھولی ہے، اور ان کی نظر میں عمران خان جو ہے وہ بیسٹ ہے، اور پاکستان ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عمران خان کا بہت بڑا فین ہے، اور میرے خیال میں شاید اگر کسی پارٹی کے پاس فین بیس ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ بلاول بھٹو کے پاس بھی فین بیس ہے، لیکن وہ اندرون سندھ کے اندر اس طرح کی فین بیس ہے، لیکن اوورآل پاپولرٹی بلاول کے پاس وہ نہیں ہے جو خان صاحب کا پورے پاکستان میں وہ جہاں کہیں بھی جلسہ کرتے ہیں وہ جلسہ بڑا ہوتا ہے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ اگر وہ لڑتے تو یہ جو نوجوان ووٹر ہے پرانے ووٹر کے ساتھ یہ نیا ووٹر ہے، یہ 100% ان کا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کمال دھمال کر سکتے تھے، لیکن اس وقت تو یہ نہیں ہوا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کمپین دیکھ کے، جلسے دیکھ کے، لوگوں کا ہجوم دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں ہوا کس طرف چل رہی ہے، لیکن اس دفعہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھ کے ہوا کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ لوگ اس بات کا بھی اندازہ لگا رہے ہیں وہ جو خاموشی ہے۔ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اپنی کمپین نہیں کر رہے، نظر بھی نہیں آ رہے۔ ہمارے علاقے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی نشان نہیں ہے جبکہ ان کے امیدوار موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بہت خاموشی سے اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے، وہ اپنے لوگوں کو صرف الیکشن سمبل بتا رہی ہے کہ ان کے کس حلقے کے کینڈیڈیٹ کا کون سا سمبل ہے، اور وہ اس چیز پہ ٹرسٹ کر رہی ہے کہ ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ جا کے ووٹ کر دیں گے۔ بظاہر مومنٹم نہیں ہے تحریک انصاف کا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسائسو رول ہونے والا ہے، کیونکہ ٹی وی چینلز پہ جو سروے ہوئے ہیں اس میں ایک میجورٹی جو ہے وہ تمام تر سزاؤں تمام تر کے باوجود عمران خان کی حامی ہے، اور وہ ووٹر یقیناً نکلے گا اور ووٹ دے گا۔ وہ ووٹر اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن وہ نکلنے والا ہے، اور یہی وہ ٹرکی پوائنٹ ہے جہاں سے یہ الیکشن جو ہیں وہ ٹرکی ہو رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کی پاپولرٹی نظر آ رہی ہے، کہاں ہے، کس شہر میں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولرٹی نظر آ رہی ہے، کہاں ہے، کہاں جیت سکتے ہیں، کہاں جیت جائیں گے، کہاں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور کہاں سخت مقابلہ دیں گے۔
लेकिन तहरीक इंसाफ कहां क्या करेगी इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता। वो हो सकता है सारी सीटें जीत जाए, वो हो सकता है बहुत थोड़ी सीटें जीते, इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में जब लोग कहते हैं कि वो 100 सीटें ले जाएगी, तो पीपल्स पार्टी के बारे में कहते हैं कि वो 80 सीटें ले जाएगी। यानी इन दोनों के दरमियान में 80 और 100 का फर्क है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ है और इसके आजाद उम्मीदवार जब आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हैंडसम अमाउंट उठा ली, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले उनको टेप करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को खुलेआम डायरेक्ट बगैर खरीदे, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रहेंगे और उनको अपने साथ मिलाएगी और हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जितनी भी पार्टीज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झुकाव यह है कि वो उन तमाम जमातों को मिला के एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ जमातें ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी और मेरे ख्याल में कराची में तो मुत्तहिदा ने पहले ही ऐलान कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम की हिमायत का। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी जाहिर है नवाज शरीफ के हक में जाएंगे। और फिर तहरीक इस्तेकाम, पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम जो है वो भी आप समझ लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी पार्टी होगी। उसकी जो भी सीटें आएंगी, जितनी भी सीटें आएंगी, आप उसको सीधा सीधा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम का वोट काउंट कर सकते हैं। इस तरह से असल में ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं 150-160 के करीब पहुंचने का इम्कान है, बहुत ट्रिकी होने वाला है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर हम बज़ाहिर बहुत हल्के हल्के से लें, मुस्लिम लीग नून अगर लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी निकलती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी निकलती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अच्छे खासी सीटें निकाल लेते हैं, बहुत सारी नहीं, 200 नहीं, 150 नहीं, लेकिन अगर इतनी हैंडसम सीट निकाल लेते हैं कि वो डिसाइसिव हों, तो उसके बाद जो जोड़ तोड़ शुरू होगा, ये इलेक्शन 8 तारीख को हो रहा है, लेकिन 8 तारीख के बाद जो सिचुएशन पैदा हो रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जोड़ तोड़ है। अगरचा बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एंड में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन ऐसी सूरत में पाकिस्तान में अपोजिशन नहीं होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार तो सिर्फ अकेले अपोजिशन नहीं कर सकते, उनके ऊपर अनसर्टनिटी भी रहती है, मुख्तलिफ किस्म के मामला चल रहे हैं, जो बातें हैं जिनको हम डिस्कस करना नहीं चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो मुझे नज़र आ रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अलावा जो जमातें हैं उनको अपने साथ मिला के ऑन बोर्ड लेके हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिला लें, और मेरे ख्याल में इन दोनों जमातों के पास जो एंड में वोट होंगे वो 50-50 होंगे, 19-20 होंगे, और एंड में जाके ये अकलियती और ख़वातीन के वोट वगैरह काउंट करने के बाद जब वोटिंग होगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो अगला वजीर आज़म है वो आपको सरप्राइज कर सकता है। वो बिलावल भी हो सकता है। मियाँ साहब के बारे में तो सभी कह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताऊं ना, अभी 2023 का वर्ल्ड कप होता ना क्रिकेट का, उसमें सब लोगों को लग रहा था कि ये जो वर्ल्ड कप है ना इंडिया जीत जाएगा, और ये वर्ल्ड कप हो ही इंडिया के लिए रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे पता चला कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। इसी तरह से बजाय कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर मियाँ साहब के वजीर आजम बनने के चांसेस 51% हैं, तो बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने के चांसेस 49% हैं। और हो सकता है कि कल की तारीख में या 8 तारीख के बाद जो है जब जोड़ तोड़ शुरू होगी तो बिलावल कहीं लीड कर रहा हो। मेरा ये व्लॉग जो था किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं था, किसी सियासी जमात के हक में नहीं था, बल्कि मैंने वो ग्राउंड रियलिटीज पेश की हैं, वो फैक्ट्स पेश किए हैं। मैंने आपको कहीं कोई अंदर की खबर नहीं देने की कोशिश नहीं की। ऐसी बातें करने की मेरी आदत नहीं है जो बिला वजह की झूठी हो। बात मैं अगर अपना तज्जिया पे पेश करता हूँ तो वो रैशनलाइज होता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो बात करूँ वो ढंग की हो। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।